अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बात करेंगे B-21 रेडर के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थरॉप ग्रमन ने और यूएस एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि वो इसी साल के एंड तक B-21 रेडर को अनवेल कर देंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस B-21 रेडर को इस साल के एंड में सिर्फ अनवील किया जा रहा है। कुछ लोग समझ रहे थे इसको बाकायदा यूएस एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो 2027 की है, यानी कि आज से तकरीबन 5 साल के बाद। सिर्फ इसका जो डिज़ाइन है इस साल के एंड तक वो दुनिया के सामने रखा जाएगा। ये जो अनवीलिंग सेरेमनी है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बिकॉज तकरीबन 30 साल के बाद यूएस एयरफोर्स अपना पहला जो बॉम्बर है उसको बनाने और उसको अनवेल करने जा रही है। ये बेसिकली अपने B-2 स्पिरिट का प्रेडिसेसर है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है, बहुत स्ट्रक्चरली भी, और इसकी जो काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी B-2 स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो B-2 स्पिरिट से ये जो है ये काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट है। B-2 बॉम्बर के अंदर 4 इंजन थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 इंजन दिए गए हैं। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है B-2 स्पिरिट की जो 27,000 किलोग्राम्स की थी, बट इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो सिर्फ 13,000 किलोग्राम्स की है। पेलोड और बाकी स्पेसिफिकेशंस को डाउनग्रेड करने के पीछे खास वजह है जिसको हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस प्रोजेक्ट की जो कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं तो कोल्ड वॉर में और कोल्ड वॉर से पहले यूएस एयरफोर्स इस चीज़ पर बिलीव करती थी कि इनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो जितने ज़्यादा ऊंचे उड़ सकेंगे और जितने ज़्यादा रेडार को इवेड कर सकेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि उस टाइम में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स इतनी ऊंचाई तक हिट करने की सलाहियत नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल्स आ गए हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो यूएस बॉम्बर स्ट्रेटेजिक कमांड को अपनी जो टैक्टिक्स है उसको चेंज करना पड़ा। ये टैक्टिक जो है पहले बेस करती थी हाई और स्लो पर, लेकिन अब आजकल के दौर में ये टैक्टिक चेंज होके लो और फास्ट हो चुकी है। यानी कि एयरक्राफ्ट जितना लो उड़ेगा उतना अच्छा है और जितना फास्ट उड़ेगा उतने ही उसकी सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एयरक्राफ्ट की या बॉम्बर की, उन्होंने भी काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। अब इस पर्टिकुलर B-21 रेडर को बनाने का मकसद यूएस एयरफोर्स की नज़र में ये था कि जो शॉर्टकमिंग्स और जो कोताहियाँ, गलतियाँ इन्हें B-2 स्पिरिट वाले प्रोजेक्ट से मिली थी, क्योंकि एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी और ऊपर से मेंटेनेंस तो और भी ज़्यादा थी, तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए B-21 रेडर को डिज़ाइन किया गया। और कुछ उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड थी कि B-2 एक 30 साल पुराना डिज़ाइन था और इसी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस भी थी, एज वेल एज जो एवियोनिक्स लिमिटेशंस हैं वो भी नजर आना शुरू हो गई थी। इस वजह से एंटायरली एक नया प्लेटफॉर्म डिजाइन करना बहुत जरूरी था जो कि मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। B-2 बॉम्बर के अंदर जो दो सबसे बड़े मेन मसले थे वो थी इसकी कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस और दूसरा इसकी पर आवर फ्लाइट कॉस्ट। ये वाहिद ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी पर आवर कॉस्ट $1,35,000 है, जो कि दुनिया में इसे सबसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट बनाता है। तो ये यूएस एयरफोर्स के लिए भी मसला था और यूएस टैक्स पेयर्स के लिए भी ये काफ़ी बड़ा मसला था। और दूसरा ये कि इसकी जो मेंटेनेंस थी वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। अगर ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे की फ़्लाइट लेता था तो इसको मेंटेन करने के लिए और इसको दोबारा से फ़्लाइट वर्दी बनाने के लिए 13 से 14 घंटे का मेंटेनेंस टाइम लगता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स इसलिए थी क्योंकि इसके जो इंजन्स थे उनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थी। तकरीबन 4 इसके अंदर इंजन्स लगे हुए थे, जिसको B-21 रेडर के अंदर कम करके 2 इंजन्स कर दिया गया है। B-21 रेडर प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है, इसको बनाने का मकसद ही यही है कि इसकी जो कॉस्ट है और इसकी मेंटेनेंस टाइम है उसको बिल्कुल ज़्यादा कम किया जाए, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूएस किसी भी एक बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं गया, और ये चीज़ जो है एक काफ़ी बड़ा पोर्शन यूएस एयरफोर्स के फंड्स का खा रही थी चीज़। तो इसी वजह से यूएस एयरफोर्स को एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तलाश थी। इस रेडर प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, उस सारे शॉर्ट कमिंग्स को देखा जाएगा जो कि यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर पूरी दुनिया ने सीखे हैं। B-21 रेडर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको मेनली इस लिहाज से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि ये जो बॉम्बर है ये यूएस आर्म्ड फोर्सेस की चारों ब्रांच से कनेक्टेड रहे और किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो ये बॉम्बर एट दैट टाइम अवेलेबल हो। यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जाएगा। क्योंकि हमने देखा रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट कैरेरा लॉन्च किया, जिसके तहत तकरीबन जितने भी इनके मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए। क्योंकि पास्ट में हमने कई जंगों से ये सीखा है कि तीनों अफवाज के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो कितने कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंटली नोट किया गया है, और बाकी जितने भी यूएस एयरफोर्स के या यूएस आर्म्ड फोर्सेस के प्रोजेक्ट हैं इन मेनली इन चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।